है 40 साल पहले ये टैक्स था भारत में भी। ये आपको पहले ही बता दूं, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस टैक्स को हटाया था। जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि संपत्ति का टैक्स जो है ये अमेरिका में लगता है, इसकी परसेंटेज होती है 1 से लेकर 20%। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक रेशन वीडियो में। जो इनहेरिटेंस टैक्स जो है, जो संपत्ति पे लगाया जाएगा, आदमी जब अपनी जायदाद अपनी पत्नी के अलावा किसी और को ट्रांसफ़र करेगा तो उसके टैक्स के बारे में सारी जानकारी अंजू पंकज जी ने एक मेहमान को बुलाकर दी है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। दोस्तों, ये वीडियो 19 मिनट और 6 सेकंड की है। वीडियो में सारी जानकारी दी है। 40 साल पहले ये टैक्स था भारत में भी। ये आपको पहले ही बता दूं, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस टैक्स को हटाया था। जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि संपत्ति का टैक्स जो है ये अमेरिका में लगता है, इसकी परसेंटेज होती है 1 से लेकर 20%। और $13 मिलियन या $26 मिलियन अगर अपनी पत्नी के अलावा पति पत्नी की दोनों की इनकम क्लब करके अलग अलग स्लैब बनाई हुई है। 1 से लेकर 20% तक का टैक्स है और अमेरिका में ये चल रहा है इस वक्त। लेकिन अमेरिका में लोग इससे खुश नहीं हैं और भारत में भी इसे हटा दिया था राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने हटाया है। लेकिन आजकल कांग्रेस इसी के बारे में चर्चा कर रही है, जिसका मोदी जी ने जिक्र किया है कि आपका मंगलसूत्र तक आपका छीन लिया जाएगा। वो अपनी जगह सही कह रहे हैं, उग्रवाद थोड़ा मिक्स करके कह रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान का इशू उठाना चाहिए। चुनाव आयुक्त में 16 कंप्लेन हुई हैं इनकी, कांग्रेस सरकार ने करी है। बाकी देखा जाए तो उसका जवाब मोदी जी देंगे और जो चुनाव आयोग सही समझेगा वो देखते हैं। ये वीडियो फ़िलहाल देख लेते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो 19 मिनट और 6 सेकंड की। नमस्कार राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। राहुल जी, आपने अपने पत्रकारिता के करियर में कांग्रेस को बहुत करीब से कवर किया है। सैम पित्रोदा ने जिस तरह का बयान दिया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये उनका निजी बयान है? देखिए, पहले तो ये समझना होगा ये है क्या बयान। बहुत दर्शकों को ये शायद नहीं पता होगा कि ये क्या है जो इनहेरिटेंस टैक्स आप की बात सैम पित्रोदा ने की है, ये है क्या? एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2 तरह के टैक्स जो हैं वो प्रेवलेंट हैं और इनकम टैक्स के अलावा मैं बता, एक तो स्टेट टैक्स जिसे बोलते हैं, जिसे फेडरल टैक्स बोलते हैं। यानी मरने के बाद अगर किसी व्यक्ति के पास कोई बहुत बड़ी एस्टेट है और वो और बहुत सारा इनहेरिटेंस है, वो अगर वो किसी को देता है एक्सेप्ट अपनी पत्नी के, अगर वो किसी और को देता है तो उस पे एक टैक्स जो है वो उसको केंद्र सरकार, जैसे हमारे यहाँ केंद्र सरकार है वहां फेडरल गवर्नमेंट को देना हो। दूसरा इनहेरिटेंस टैक्स है कि जैसे आप उसको इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे गिफ्ट टैक्स हमारे यहाँ पे है। कोई एक अगर रिश्तेदार दूसरे को गिफ्ट देता है तो उस पे टैक्स जो है वो होता है। अब गिफ्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो वो बहुत कम, लगभग 6 कंट्रीज, 6 वहां पे जो राज्य हैं आप उसको कह सकते हैं, वहां पे ये जो है मतलब वो लागू है। और उसी तरह से इनहेरिटेंस जो मैंने आपको स्टेट टैक्स कहा वो भी लागू है। अब बात आती है इनहेरिटेंस टैक्स, या दोनों को अलग अलग समझें। स्टेट टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो उसको समझने की ये इस तरह से जरूरत है कि वो ज्यादा अमीरों के लिए वहां पर भी और यहाँ पर भी अगर ऐसा है तो वो अमीरों के लिए बहुत ज्यादा लागू है। जो मिडिल क्लास लोग हैं या बाकी लोग हैं वो इतना फर्क उनको नहीं पड़ता, क्योंकि वो तब लागू होता है जब आपकी जो आप स्टेट दे रहे हैं वो $13 मिलियन से ज्यादा की है, या फिर अगर कपल है तो वो उसको डबल कर लीजिए आप, $26 मिलियन के आसपास अगर आप उससे ऊपर है तो आपको उस तरह का स्टेट टैक्स देना पड़ेगा। और इनहेरिटेंस का अलग अलग है कि वो कहीं किसी स्टेट में वो $15,000 है, किसी में $26,000, ऐसे ऐसे अलग अलग है। उस पर टैक्स के स्लैब्स बने हुए हैं कि 1% से लेके 20% तक टैक्स देना पड़ता है। लेकिन देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये सैम पित्रोदा जो कह रहे हैं ये 40 साल पहले ये लागू था हमारे देश में, लेकिन राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये टैक्स जो है हटा दिया था। तो पहले तो ये समझ लें सैम पित्रोदा के भाई अपने ही जो उनके जो पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने अगर कोई चीज हटाई होगी तो अच्छे के लिए हटाई होगी, उसको अब क्यों वो उछाल रहे हैं। दूसरा, क्या हमारे देश में इस तरह की चीजें होनी चाहिए?
हम आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं या पीछे जाना चाहते हैं इसमें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन टैक्सेस की मैंने यूएसए में बात की, उसका बहुत विरोध है वहां पर। ये कोई ऐसा नहीं है कि वो वहां पे सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो बहुत कई इस तरह के टैक्सेस को डेथ टैक्सेस तक कहा जाता है वहां पर। तो मुझे लगता है कि सैम पिट्रोडा को सोचना चाहिए कहने से पहले भी वो कुछ ऐसी बातें कह चुके हैं जिसके कारण कांग्रेस जो है वो बैकफुट पे आ गई थी, उसको मुश्किल हुई थी। अब वो बार-बार अगर इस तरह की बातें कहेंगे, पहले तो उनको कांग्रेस का कल्चर और देश का कल्चर समझने की जरूरत है कि हमारे देश में किन बातों को लेकर लोग जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, नाराज हो सकते हैं। इन बातों को देखने और वैसे भी जो कांग्रेस की इस वक्त स्थिति है, उसमें तो ऐसी बातें उसको वैसे ही नहीं करनी चाहिए जो कि लोगों को हार्म कर सकती है। और आप खुद सोचिए, हमारा देश जो है वो गाँव देहात में रहता है, जहाँ पर आपको पता है पुश्तैनी ज़मीनें जो है वो है मतलब जनरेशन से दूसरी जनरेशन और तीसरी जनरेशन और ऐसे आगे चलती हैं। तो ऐसे में इस तरह की बातें करना हमारे देश में बहुत ही मतलब मुझे लगता है ये बहुत कांग्रेस को मुश्किल में डालने की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण। पर अब जैसे कि जयराम रमेश है, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि देखिए ये तो उनका निजी बयान है, लेकिन हम सब भी जानते हैं कि कितने कद्दावर नेता हैं। सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है, हेड है। अगर वो इस तरह की बात कहते तो क्या उसको सच में निजी बयान मानकर टाल देना चाहिए? उनकी बातों को क्या इतने हल्के में लेने की जरूरत है, वो भी तब जबकि दूसरे दौर के मतदान की तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखिए, सैम पिट्रोडा की जहां तक बात है, मैंने पहले भी कहा कि वो बहुत सारे ऐसे पहले भी बयान दे चुके हैं जिसके कारण कांग्रेस मुश्किल में आती है। और कांग्रेस जो है वो उसको वैसे भी ज्यादातर पार्टियों, कांग्रेस की मैं क्यों कहूं कि कांग्रेस तो है ही, उसमें तो होता ही है, लेकिन बाकी पार्टियों में भी जो बयान आपके फेवर में होते हैं आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, वरना आप कह देते हैं कि ये निजी बयान है। ऐसा होता नहीं है। या तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए। आपने बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं जो पार्टी लाइन से अलग इतर बोलते हैं, तो इन पे भी कार्रवाई करिए, तब तो देश को समझ आएगा कि अच्छा ये एक उनका निजी बयान था जिसको लेकर पार्टी जो है वो रिएक्ट कर रही है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये माना जाएगा कि पार्टी जो है वो इस तरह की सोच कहीं ना कहीं पार्टी में है। और जो घोषणा पत्र है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है, जिस तरह से ये कहा गया कि एक्सरे करवाया जाएगा कि कितने लोगों के हाथ में संपत्ति है देश की, उसका इक्वली बंटवारा किया जाएगा, ये बातें खुद राहुल गांधी ने हैदराबाद में बोली जब अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे थे। उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। तो एक तो पहले ही कांग्रेस जो है बैकफुट पर है, ऊपर से पित्रोदा का ये बयान। तो क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस में मतलब कि नेता ऐसे जो आ बैल मुझे मार खुद ही कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी जो हैं वो फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, तो उनकी बातें जब वैसे ही कांग्रेस को मुश्किल में डालती हैं। वो कभी पॉलिटिक्स करते हैं, कभी वो गायब हो जाते हैं। तो फुल टाइम पॉलिटिक्स अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता के सामने अगर वो टिकना चाहते हैं, तो एक तो पहले फुल टाइम पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा। दूसरा ये भी बात है, मैं ये भी मानता हूँ कि राहुल गांधी को टेस्ट किया जा चुका है ऑलरेडी कांग्रेस पे, और उसका कोई जो परिणाम है बहुत अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में कांग्रेस को एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि क्या कांग्रेस को किसी और तरह के नेतृत्व की जरूरत है जो कि उसको आगे ले के जा सके। देखिए, हमारे देश में एक सशक्त ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो ऑपोजिशन है वो उसकी हालत इस तरह की हो जैसे कि कांग्रेस की इस वक्त हालत है। और दूसरा, अब आपने फिर कहा कि ये जो राहुल गांधी ने ये बातें कही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा जो है वामपंथी दलों के प्रभाव में दिखाई देती है मुझे। आपने देखा होगा वामपंथी दलों के नेता उनके इर्द गिर्द रहते हैं, मंचों पर भी पास होते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो प्रभाव राहुल गांधी के ऊपर भी है उन वामपंथी दलों का, जो इस तरह की वो बातें करते हैं। जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं हम, तो हम उन देशों की बात करते हैं जहां पर जो है कम्युनिज्म है। वो इस तरह की बातें करते हैं कि अच्छा अमीरों से छीन के या फिर जो लोग जिनके पास वेल्थ है उनसे छीन के जो है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अगर हम बात करें, अगर एक तरफ आप सैम पिट्रोडा की बात करते हैं, जो यूएस सिस्टम की बात करें, यूएस सिस्टम तो पूरी तरह से जो है वो कैपिटल सिस्टम है। तो या तो वहां की बात कर लीजिए या फिर आप वामपंथी दलों की बात कर लीजिए। और वामपंथी दल क्या अपनी विचारधारा को देश में आगे ले जा पाए, हमको साफ पता है कि वो जगह जगह से साफ हो गए अब, और केवल जो है केरल तक सीमित रह गए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी इस तरह के बयान देने से पहले सोचना चाहिए। और इस तरह के बयानों से सिर्फ वो एक ही काम कर रहे हैं, वो बीजेपी के हाथ में एक हथियार दे देते हैं ताकि वो बीजेपी जो है उसको बड़े अच्छे से इस्तेमाल करती है, और कांग्रेस जो है वो हमेशा बैकफुट पे दिखाई देती है।
लेकिन आप ये देखिए कि पीएम मोदी ने जिस तरह से राहुल गांधी के इन्हीं जो घोषणा पत्र में जो बातें लिखी है उसको लेकर, एक्सरे को लेकर जिस तरह से मोर्चा खोल रखा है, या बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज इस मुद्दे को उठा रहे हैं, सवाल तो ये उठाए जा रहे हैं कि अब मोदी जो है वो तुष्टिकरण की राजनीति पर उतर आए हैं, क्योंकि पहले चरण में कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा कि, एनडीए को लगा कि पिछड़ गए। क्या आपको भी ऐसा लगता है, या फिर हिडन एजेंडा कांग्रेस का सामने आ गया इसलिए तिलमिला रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एक चीज होती है फुटबॉल की गेम में सेल्फ गोल करना, तो कांग्रेस जो है उसी मोड में है कि सेल्फ गोल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां तक बात है, मैंने उनको कई बार इंटरव्यू किया है और उसके बाद मुझे जो चीज समझ आती है, और वो खुल के बोलते भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं एक राजनेता हूं और अगर मुझे किसी एक चीज का राजनीतिक इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा तो मैं क्यों नहीं करूंगा, और अगर कोई ऐसी चीज होगी जिससे मुझे राजनीतिक फायदा मिलता है तो मैं बिल्कुल करना चाहूंगा उसको। तो बिल्कुल साफ है, अगर आप उनको मौका देंगे इस तरह की बातें करके, अपने जो आपने न्याय पत्र बनाया है या फिर आप जो दावे कर रहे हैं या वादे कर रहे हैं देश की जनता से, अगर उसमें इस तरह की बातें आएंगी जिसका इस्तेमाल जो है बीजेपी कर सकती है, तो बिल्कुल वो करेगी और वही सामने है। आप उसको काउंटर नहीं कर पाते हैं। देखिए, एक होता है नैरेटिव गढ़ना। अब मैं इसका एग्जांपल आपको बोल देता हूं कि बहुत समय तक मैंने ये देखा कि दिल्ली में जो नैरेटिव है वो केजरीवाल जो है वो गढ़ रहे थे, और उसको लेकर ये भी परेशानी बीजेपी के सामने थी कि किस तरह से पूरा नैरेटिव जो है वो अरविंद केजरीवाल लिए जा रहे हैं या वो तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप केंद्र की राजनीति में देखेंगे तो जो नैरेटिव है वो बीजेपी जो है वो शुरू करती है और कांग्रेस जो है उसको फॉलो करती है, जबकि उल्टा होना है। अगर कांग्रेस को सर्वाइव करना है तो नैरेटिव उसे भी बनाना पड़ेगा, तभी कोई जो है लोग जो है उसकी बातों को सुनेंगे या फिर इफेक्टिवली वो जो कहना चाहते हैं उनको सुन पाएंगे। लेकिन अगर आप नैरेटिव बनाने में कामयाब नहीं है किसी मुद्दे को लेकर, तो लोगों तक वो मुद्दा उस रूप में पहुंचेगा ही। तो संपत्ति का एक्सरे होगा, सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया, इसको लेकर आपको लगता है कि इंडी अलायंस के अंदर भी खलबली होगी, या बाकी के दल जो है अगर खलबली नहीं होती तो ये बयान क्यों कांग्रेस की तरफ से आता कि ये उनका पर्सनल बयान है, हमारा कांग्रेस जो है आधिकारिक रूप से या कांग्रेस का ऑफिशियल इससे कोई लेना देना नहीं। ये तभी बातें कांग्रेस की तरफ से आई है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बयान जो है देश की जनता जो है एक्सेप्ट नहीं करेगी, और इससे जो कांग्रेस का थॉट प्रोसेस है वो जो है वो लोगों को लगेगा ये थॉट प्रोसेस ऐसा है कि वो वेल्थ जो है लोगों से छीनना चाहते हैं, जो बड़ी मुश्किल से लोगों ने अपने लिए जमा पूंजी की होती है वो कहीं ना कहीं छीनना चाहते हैं। तो इससे मुझे लगता है कांग्रेस बचने की ही कोशिश करेगी। लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा क्या है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टिकरण को छोड़ ही नहीं पाती, जबकि आपको याद होगा 2014 के बाद में एक एंटनी की कमेटी बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट भी आई थी कि मुस्लिम प्रेम ही कांग्रेस को ले डूबा 2014 में। उसके बावजूद कांग्रेस ने उस पर अमल नहीं किया। देखिए, आप इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, आप बीजेपी की शुरुआत से आपको इस मुद्दे को देखना पड़ेगा। बीजेपी की शुरुआत जब हुई थी तो राम मंदिर का मुद्दा उनके एजेंडे पे बिल्कुल नहीं था उस तरह से। लेकिन बाद में बीजेपी को लगा, जब 80 के दशक में बीजेपी को ये लगा, जब उन्होंने 84 का शायद इलेक्शन जो है उसमें 2 सीटें मिली थी, इस तरह की बात थी, तो उनको लगा कि जो है हमें एक ऐसा मुद्दा चाहिए जो कि हमारे एक तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके मन के करीब हो और जो कि लोगों को इफेक्ट करता हो, लोगों को समझ आता हो। उस वक्त राम मंदिर का आंदोलन जो था वो चल रहा था, तो बीजेपी ने पूरी तरह से उस आंदोलन को अपना लिया, और तब से जो बीजेपी का एक हिंदुत्व का जो एजेंडा है या फिर ये हिंदुत्व का चेहरा जो है वो अब तक जो है वो बड़े सशक्त रूप में सामने आया, और बीजेपी ने उसको छोड़ा नहीं है और उसका फायदा भी बीजेपी को मिला है। बीजेपी के साथ जो संगठन है आरएसएस के या फिर जो बाकी संगठन है विश्व हिंदू परिषद या बाकी संगठन है, वो इस फिलॉसफी में, हिंदू फिलॉसफी में कोर बिलीफ है उनका, और ऐसे में बीजेपी ये चीज करने में कामयाब रही है कि वो हिंदुओं की अपने आप को जो पैरोकार वाली पार्टी है वो दिखाने की कोशिश करे। लेकिन केवल हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी आगे नहीं बढ़ सकती थी। बीजेपी ने हिंदुत्व और विकास का जो एक मिक्सचर जो है लोगों के सामने रखा है, उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसको देश की जनता ने एक्सेप्ट किया है और बीजेपी ने उसको डिलीवर किया। इस ऐसे में एक तो बीजेपी की डिलीवरी पे विश्वास है लोगों को, और दूसरा नेचुरली अगर राम मंदिर बीजेपी ने डिलीवर किया है, उन्होंने जो वादा किया था उसको डिलीवर किया, तो लोगों को लगता है कि नहीं, हिंदुत्व की अगर कोई बात अकेली पार्टी करती है तो ये करती है। ऐसे में कांग्रेस के पास कोई खास ऑप्शन भी नहीं है।
वो बीजेपी का ये एजेंडा छीन नहीं सकती जिसपे बीजेपी ने दशकों से काम किया हो। वो एजेंडा वो जो प्लैंक है वो कांग्रेस उससे छीन नहीं पाएगी। तो नेक्स्ट बेस्ट पॉलिसी क्या है वो कांग्रेस ने अपना ली है। उसने मुस्लिम तुष्टीकरण करने की कोशिश की है, जो 17% 18% जो वोट बैंक अगर मैं ओवरऑल देखूं, एक एवरेज करके देखूं देश में है, उस पर अपना प्रभुत्व जताने की कोशिश की है। लेकिन क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां भी उसमें अपना जो है शेयर रखती हैं, तो ऐसे में वो भी एजेंडा कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस को भी ये समझ नहीं आ रहा है कि वो बीजेपी के इस जो हिंदुत्व और विकास के एजेंडे को किस तरह से काउंटर करे। उसके बाद एक सिर्फ चीज बचती है, वो कोशिश कर रही है कि मुसलमान या मुस्लिम समुदाय जो है उसके साथ रहे। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी जो स्कीम्स लेके आती है, वेलफेयर स्कीम्स लेके आती है, वो सिर्फ हिंदुओं को नहीं मिलती है, वो मुस्लिम समुदाय को भी मिलती है। तो ऐसे में मुस्लिम समुदाय भी बहुत ज्यादा समय तक एंटी बीजेपी नहीं रह पाएगा। उसको भी लगेगा कि ये लोग हमारे को कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए भी काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तब थोड़ा सा बीजेपी का ये पार्ट जो है, और कांग्रेस का पार्ट और खराब तब होगा जब बीजेपी जो है कहीं ना कहीं आगे जाकर मुस्लिम जो लोग हैं या मुसलमान जो लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व देती है अपने जो इलेक्शंस हैं या अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रीम है उसमें देती है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं किया गया, हम अच्छे से जानते हैं कि सिकंदर बख्त का जो एक समय में जो रुतबा बीजेपी में होता था वो बहुत बड़ा रुतबा था। उसके बाद शाहनवाज हुसैन थे या मुख्तार अब्बास नकवी थे, बहुत सारे और लोग जो है बीजेपी के साथ रहे हैं और उसका बीजेपी को फायदा भी रहा है। ऐसे में अभी चाहे ना हो, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि बीजेपी भी इस ओर थोड़ा ध्यान देगी। आपको लगता है कि राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी के फेवर में जाएगा? ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए खास तौर से अगर मैं ये कहूं कि जितने भी हिंदी बेल्ट की स्टेट्स है वहां पे ये मुद्दा जो है बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा देगा। और ये मुद्दा ऐसा है जिसको बीजेपी बात भी कर रही है, उस पर ऐसा नहीं कि बात नहीं कर रही है। जिस तरह के कार्यक्रम राम मंदिर को और रामलला को लेकर चलाए गए थे उससे बीजेपी को काफी फायदा होता भी दिखाई दे रहा है। लोग उससे के साथ जुड़ रहे हैं और उस पर बात भी की जा रही है। ऐसा नहीं कि वो अगर हम 5 मुद्दे गिनेंगे तो वो पहला, दूसरा या तीसरा मुद्दा आपको दिखाई देगा लोगों के एजेंडे में। पहले चरण में आपको लगता है कि कहीं जो वोटिंग कम हुई थी पिछले बार के मुकाबले में, 2019 के मुकाबले में 7% कम वोटिंग बताई जा रही है, आपको लगता है उसका असर बीजेपी पर पड़ेगा या इंडियन अलायंस के लिए होगा वो? मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि वोटिंग परसेंटेज घटने या बढ़ने से कोई पार्टी या तो सत्ता से बेदखल हो जाती है या पार्टी जो है सत्ता में आ जाती है। अगर आप विधानसभा चुनावों की पिछली लिस्ट देखें, आप कर्नाटक से शुरू हो जाइए, तो आपको समझ आएगा कि जब कर्नाटक में अगर वोटिंग परसेंटेज 2 पॉइंट समथिंग बढ़ा तो वहां पर सरकार चेंज हो गई। अगर मध्य प्रदेश में बढ़ा तो सरकार चेंज नहीं हुई, राजस्थान में बढ़ा तो सरकार चेंज नहीं हुई, हिमाचल में बढ़ा तो सरकार चेंज हो गई। तो अगर मैं ऐसे लिस्ट दे सकता हूं, मैं 2004 और 2009 में, 2004 से 2009 में वोटिंग परसेंट बढ़ा तो सरकार चेंज नहीं हुई। उसके बाद आप देख लीजिए 2014 और 2019 में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो सरकार चेंज नहीं हुई। ये कोई ट्रेंड नहीं है, ये जो कहते हैं बहुत ही गलत कहते हैं। ये कोई ट्रेंड नहीं है कि अगर वोट कम पड़े तो वो किसी खास पार्टी को हराने के लिए पड़े हैं या खास पार्टी को जिताने। इस बार मतलब बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं तमिलनाडु से, केरल से भी लग रहा है। क्या लग रहा है आपको तमिलनाडु में 39 सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी को आ सकती हैं? वहां तो वोटिंग हो चुकी है। देखिए तमिलनाडु की जहां तक सवाल है, बीजेपी ऐसा नहीं, 1999 में 4 जो सीटें हैं वो लोकसभा की वहां जीती थी, तो उसके बाद विधानसभा में भी वो जीत चुकी है। लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट करना कि बहुत कोई ड्रामेटिक चेंज होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन 6-7 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी एक अच्छा चुनाव लड़ रही है और मुझे लगता है कि जो वोटिंग परसेंट 3-4% के आसपास, 2-3% के आसपास वहां पे रहता था, वो कहीं ना कहीं उसमें ड्रास्टिक जंप जरूर होगा। चाहे बीजेपी 1 सीट निकाल पाए या 2 सीटें निकाल पाए वहां पे, वो उसके लिए एडवांटेज रहेगा। वो पहली बार एक ये कह सकते हैं कि इनरोड्स उसके बहुत अच्छे जो हैं कि अन्नामलाई की कोशिशों के कारण वहां पर उन इनरोड्स जो तमिलनाडु में बने हैं वो आगे जाकर, चाहे विधानसभा चुनाव में या उससे आगे जाकर अगले लोकसभा चुनाव में, उसको जरूर बहुत ज्यादा फायदा देगी। जैसे आप ये देखें कि पश्चिम बंगाल में भी काम करते 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 बीजेपी जो है वो अपने सीटों को बढ़ा पाई। उन्होंने जो 18 सीटें जीती
लोकसभा में पिछली बार, तो वो इसी कारण से जीत पाए क्योंकि एक लंबा काम उनको करना पड़ा। इसी तरह से केरल की बात भी आपको दिखाई देगी। केरल में भी एक अच्छा चुनाव बीजेपी इस बार लड़ रही है। 6-7 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की वोटिंग परसेंटेज जो है वो काफी बढ़ेगी, लेकिन क्या वो सीटों में तब्दील हो पाएगी ये कहना मुश्किल है। हाँ, कई ऐसी सीटें हैं जो कि मैं मानता हूं कि हाँ, वहां पे त्रिशूर जैसी सीट है या फिर बाकी जो राजीव चंद्रशेखर जिस सीट पे लड़ रहे हैं, ये सारी सीटें ऐसी हो सकती हैं जिसमें हाँ, जो है बीजेपी जीत भी सकती है वो सीट। तो मुझे लगता है एक जो साउथ का पुश है बीजेपी का, जिसमें प्रधानमंत्री भी बहुत ज्यादा, वो कहीं ना कहीं जो है उससे फायदा बीजेपी को दक्षिण के राज्यों में होगा। तेलंगाना में जरूर मुझे लगता है कि अच्छी खासा फायदा जो है बीजेपी को इस बार हो। और सैम, चलते चलते ये बता दीजिए, सैम पित्रोदा कहीं कांग्रेस के लिए दूसरे मणिशंकर तो नहीं साबित होंगे? नहीं, जिस तरह के उनके बयान हैं बिल्कुल मुझे लगता है कि वो उसी ओर जा रहे हैं। वो पहले भी, मैंने कहा ना कि वो पहले भी कंट्रोवर्सीज खड़ी करते रहे हैं कांग्रेस के लिए। उन्होंने ऐसा कुछ कांग्रेस को कंट्रीब्यूट नहीं किया जिसको मैं मान सकूं कि जिसके कारण कांग्रेस को फायदा हो रहा है या फायदा हो आगे भविष्य में फायदा होगा। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि उनके अपने बयान जो है वो कांग्रेस को मुश्किल में जरूर डाल रहे हैं। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आपने धन्यवाद मुझे बुलाने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों, देखा आपने, इनहेरिटेंस टैक्स जो संपत्ति कर है उसकी सारी डिटेल्स दी हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। 40 साल पहले ये था, लेकिन राजीव गांधी जी ने हटा दिया था कुछ कारण सोचकर। अब उसी दौर में दोबारा कांग्रेस ले जाना चाहती है, अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने जिक्र किया है। उसी को ओवरसीज़ जो कांग्रेस का काम देखते हैं, जो राजनीतिक गुरु हैं राहुल गांधी जी के, उन्होंने, सैम पित्रोदा ने यही बयान दिया है कि अमेरिका में टैक्स है और उस टैक्स को दोबारा लगाया जाएगा भारत में अगर उनकी सरकार आई कांग्रेस की। मगर कांग्रेस पार्टी ने इसको सैम पित्रोदा का अलग विचार बताकर इससे अपना पल्ला झाड़ा है। पहले भी सैम पित्रोदा सिख दंगों पर हुआ तो हुआ बयान देकर पहले भी काफ़ी गफलत कर चुके हैं 2019 में। उसके अलावा टाइम टाइम पर ये बकवास करते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं, कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलते हैं। प्रियंका गांधी भी समर्थन कर रही है इसी बात का, और वो बार बार कह रही है कि मंगलसूत्र मेरी माँ ने अपना कुर्बान किया था, जबकि सोनिया गांधी की और प्रियंका गांधी की कोई भी फ़ोटो ऐसी नहीं जिसमें उन्होंने मंगलसूत्र पहना है। ये मंगलसूत्र की महिमा बताने चले हैं मोदी जी को, और मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, 140 करोड़ लोगों को। आगे दोस्तों, मुझे तो मोदी जी की बात सही लगी है, ऐसा ही प्रचार इनको करना चाहिए। बाकी 6 फेज़ बचे हैं, आप जगें, वोट डालें, यही आपसे अपील है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका अपना ही चैनल है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, ना पसंद आए तब भी कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।